नमस्कार दोस्तों, क्लोकमी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे ऐप पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में यहाँ यूट्यूब में जहाँ देख रहे हैं उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक होगा। वहाँ से आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे करने के बाद आपको इस तरह का पूरा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा 399 में। इतनी कम प्राइस में इतना बेहतरीन कोर्स बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो अपन देखते हैं, बाकी चर्चाएं बाद में करते हैं। धारा 24 मतलब सेक्शन 24 क्या है? सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं। साधारण निर्भरताएं, निर्भरताएं क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब अयोग्यता। कुछ साधारण अयोग्यताएं हैं। धारा 21 में इससे पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी सदस्य को उस वार्ड का सदस्य चुने जाने के लिए उस नगर पालिका में उसको क्या होना चाहिए? एज ए मतदाता, उसको मतदाता की तरह रजिस्टर होना चाहिए। दूसरी चीज, उसको 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरी चीज, उसके घर में पूर्णतः एक स्ट्रक्चर के अनुसार बना हुआ शौचालय होना चाहिए। चौथा चीज कि जिस स्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो आरक्षित वर्ग से बिलोंग करना चाहिए। तो आपको क्या क्या देखने को मिला 21 के धारा 21 में? इसकी योग्यताएं। अब उन योग्यताओं के होते हुए भी कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वो अयोग्यता के कारण अपन यहां धारा 24 में पढ़ रहे हैं। धारा 24 क्या है? निर्भरताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस, साधारण डिस्क्वालिफिकेशंस ये हैं। सबसे पहली है नैतिक अधमता, मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड के तहत कोई भी नैतिक आचरण, सपोज करो किसी ने नैतिक आचरण के खिलाफ किसी महिलाओं के झुंड पर उसने अनैतिक टिप्पणी कर दी, किसी अनैतिक कार्य को उसने कर दिया जिसकी वजह से, अनैतिक कार्य की वजह से माननीय न्यायालय उसको 6 माह या उससे अधिक के कारावास की सजा अगर सुना चुका है तो ऐसी स्थिति में वो सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति वार्ड का चुने जाने वाला सदस्य कोई नैतिक आचरण के विरुद्ध कुछ कार्य करता है, कृत्य करता है, ऐसी स्थिति में वो न्यायालय द्वारा 6 माह या उससे अधिक का कारावास उसको किया जाता है। उस स्थिति में वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, न्यायालय द्वारा किसी भी तरह का कोई अपराध कर देता है और उस अपराध के खिलाफ उसको 5 वर्ष या इससे अधिक की सजा हो जाती है तो वो क्या नहीं कर सकता? चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लो कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है, मर्डर केस में उसको न्यायालय दोषी पाता है। इन सब में फाइनली जो न्यायालय द्वारा दोषी है ना व्यक्ति, उसी को ही माना जाएगा। जो निर्दोष हैं उनको बाद में या दोष साबित नहीं हो पाता है, उनको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो दोषी व्यक्ति हैं उनको ही माना जाएगा, जो न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं। वो 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए सजा अगर कर चुके हैं, कारावास काट चुके हैं, तो उसको क्या होगा? चुनाव नहीं लड़ सकता वो। ठीक है, धारा 245 के अधीन तीसरा है, धारा 245 के अधीन अपराध सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण और बाधा। धारा 245 क्या है? धारा 245 में सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करता है। मान लो कोई सदस्य पहाड़ी के पास में है और उसका मकान पहाड़ी के तलहटी में है। अब वो क्या करता है? अपने मकान की पीछे की बाउंड्री हटाकर पहाड़ी पर और भी आगे तक कर देता है। अब ऐसी स्थिति में उसने क्या किया? सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण।
और वो कोर्ट के सामने अपने सबूत पेश करता है और वहां पाया जाता है कि उसने अतिक्रमण किया था और उसके लिए उसको दोषी पाया जाता है न्यायालय द्वारा, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। सार्वजनिक संपत्ति में बाधा पहुंचाता है, जैसे उसके घर के सामने गार्डन डेवलप करा जा रहा है और उस गार्डन में डेवलप करने में पेड़ पौधे हैं, इन सब को वो हानि पहुंचा देता है खुद के व्यक्तिगत कारणों की वजह से या कुछ भी कारण से। तो ऐसे बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, इसमें शामिल उसको वार्ड मेंबर चुनने के योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। चौथा है खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम के तहत दोषी। अगर कोई आदमी पहले से ही मान लो राशन की दुकान कर रहा है और वो अपने राशन में तेल घी शक्कर में मिलावट करके लोगों को बेच रहा है और उससे लोगों को शारीरिक नुकसान हो रहा है और ये चीज़ न्यायालय ने साबित कर दी कि आप ये मिलावट के कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसको सदस्य बनने के योग्य नहीं माना जाएगा। पांचवा कारण है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 CRPC। ये क्या है? CRPC क्रिमिनल कोड प्रोसीजर है ना। तो प्रोसीजर की बात की जाएगी। एक होता है IPC इंडियन पिनल कोड, उसमें दंड का प्रावधान जो होते हैं उनके बारे में किया जाता है और इसमें सजा के क्या क्या प्रावधान हैं उसकी प्रोसीजर के बारे में CRPC में अध्ययन किया जाता है। CRPC में धारा 110 में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर लगातार रिपीटेटिव अपराधी है, मतलब आदतन अपराधी है, तो उसको 110 के तहत अगर सजा हो चुकी है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन साथ ही क्या है, धारा 117 में कोई व्यक्ति अपराधी है और उसको अपराध करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति, मान लो हरीश बार बार अपराध करने वाला है लेकिन राकेश उसको समझाता है कि तू ये चोरी का कार्य इतना कर सकता है, इससे तेरे को इतना लाभ होगा और तू बहुत अथाह संपत्ति वाला हो जाएगा, तू बैंक से इतने पैसे लाएगा तो तेरी लाइफ चल जाएगी। उसको उकसाता है, तेरे को ये बेनिफिट होगा, तेरे को ये बेनिफिट होगा और 70 तरह की बातें बताता है जिसकी वजह से वो अपराध के लिए प्रेरित होता है। तो जो व्यक्ति अपराध के लिए प्रेरित हो रहा है, मतलब हरीश और राकेश में अपराधी हरीश है लेकिन उसको उकसाया किसने? राकेश ने, और ये साबित हो चुका किसमें? माननीय न्यायालय द्वारा। तो ऐसी स्थिति में हरीश और राकेश दोनों वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है। इसमें दोस्तों आपकी दंड प्रक्रिया संहिता हो गई और ये आदतन वाला कौन है? ये इसका नाम मैंने एज ए एग्जाम्पल बताया था आपको, हरीश। एक्चुअल में हरीश नहीं है, कोई ऐसे कोर्स ले रखा हो और कह दे मेरा तो नाम ही भूल दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। उकसाने वाला राकेश मैंने बोला, तो ये आपको याद रखने के लिए मैंने ये बताया और ये एक बार माइंड में बन जाता है ना तो वो याद हमेशा रहता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स ज़्यादा लेता हूँ और उसी से मेरे को भी याद रहता है, फिर मेरे को भी परमानेंट याद हो जाता है तो आपको भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई सरकारी कर्मचारी है और वो सेवा संबंधित दिक्कतें करता है। मान लो कोई पटवारी महोदय है और वो पंचायत में भी नहीं जाता है, तहसील में भी नहीं जाता है, पटवारी का अपना काम भी नहीं करता है। जब वो जाकर काम करता है तो केवल अपने जानकारों का करता है या फिर जो उसको कुछ धन या लोभ लालच देते हैं तो उनका करता है और वो न्यायालय द्वारा दोषी साबित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको नगर पालिका के किसी भी वार्ड का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं माना जाएगा, ये वो डिस्क्वालीफाई करेगा। इसके बाद में उपधारा 7 में लिखा हुआ है प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, पेशेवर व्यवसायी। मान लो कोई वकील है और वो प्रैक्टिस कर रहा है
अपना कार्य कर रहा है, उसके दौरान, प्रैक्टिस के दौरान वो क्या करता है, कुछ इस तरह का आचरण करता है, कुछ इस तरह की गतिविधि करता है, किसी लोभ लालच में किसी दूसरे को फंसाकर या फिर कुछ गलत निर्णय न्यायालय में करवा देता है, न्यायालय उसको डिबार्ड कर देता है, वंचित कर देता है वकील का कार्य करने से। तो वो वकील का कार्य करने से तो वंचित तो होगा ही, वो नगर पालिका में वार्ड सदस्य भी नहीं चुना जाएगा। इस तरह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। इसके अलावा नगर पालिका में लाभ का पद धारण करता है, नगर पालिका में लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद क्या है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है नगर पालिका में, या फिर मान लो रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया और उस रेवेन्यू बोर्ड में आउटसोर्स से या उसके प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुनने का अधिकार नगर पालिका के सदस्यों को दिया गया और उन्होंने उसको वहाँ पर पदस्थापित कर दिया, मतलब वहाँ पर बिठा दिया। अब वो जो सदस्य है उसको वेतन मिल रहा है नगर पालिका से, तो वो सदस्य क्या करेगा, चुनाव नहीं लड़ सकता। सरकारी कर्मचारी तो है ही, और जो गैर सरकारी कर्मचारी जो नगर पालिका के सरकारी फंड से वेतन या भत्ता कुछ इस तरह से चार्जेस लेते हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। धारा 35 और धारा 41 में, धारा 35 में निर्वाचन संबंधी आचरण है। निर्वाचन के दौरान निश्चित तारीख से निश्चित तारीख तक आप पोस्टर बैनर कुछ लगा नहीं सकते, आप लाउड स्पीकर पर अपना प्रचार नहीं कर सकते, आप किसी को पैसा नहीं बांट सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और वो साबित हो जाता है कि उसने इस तरह का अपराध किया है, तो वो धारा 35 के अनुसार निर्हर शामिल किया जाएगा। इस उपधारा में उसका वर्णन है। इसके अलावा धारा 41 में सदस्यों की सेवा के प्रतिकूल, पिछली वाली नगर पालिका में चुनाव के दौरान मोहन चुनाव हो गया, चयनित होने के बाद में वो कभी नगर पालिका के मीटिंग में नहीं गया, कभी समय पे उसने कोई काम नहीं करा, उसको विजिट का कार्य करना चाहिए था, लेकिन वो अपने बिजनेस दुकान पे कार्य करता था और दुकान पे ही करता रह गया। और ये चीज़ न्यायालय ने साबित कर दी कि हाँ, वो इस तरह के आचरण में, सेवा में, पिछले कार्यकाल में सदस्य रहते हुए उसने अपना सही तरीके से सेवा नहीं दी, इसलिए उसको इस बार अब आगे से चुनाव लड़ने से अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। राजस्थान विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता नहीं है ना, तो भी नहीं होगा। विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वो कहीं भी मतदाता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके अलावा उसकी 25 वर्ष होती है, ये उसमें अपवाद है। 25 वर्ष न्यूनतम आयु विधानसभा सदस्य के लिए होती है, लेकिन नगर पालिका सदस्य के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। ऐसी स्थिति में ये अपवाद हो जाएगा, बाकी सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए जो राजस्थान विधानसभा सदस्य के लिए जरूरी है, ठीक है। सरकारी पद पर आसीन हो, अगर वो कोई केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है या फिर सरकारी फंड से चलने वाला कोई संस्थान है, उसके अधीन कोई कर्मचारी है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कौन? ऐसा आदमी जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे केंद्र सरकार की नौकरी हो चाहे राज्य सरकार की नौकरी हो, या फिर दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा दिए गए फंड से चलने वाली संस्था हो, समझ रहे आप, उससे वेतन ले रहा हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दिवालिया हो, दिवालिया क्या होता है? इंसॉल्वेंट। अब दिवालिया अगर घोषित हो चुका है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। विजय माल्या अब कहे कि जयपुर नगर निगम में फलाने वार्ड से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, वो दिवालिया घोषित हो चुका है, वो तो भगोड़ा भी घोषित हो गया, वो तो उसका तो हालत ही खराब है। तो इस तरह से कोई दिवालिया जो न्यायालय द्वारा घोषित हो जाता है, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। विश्वविद्यालय, निगम, निकाय इनमें वेतन लेता हो,
विश्वविद्यालय निगम निकाय से वेतन लेता हो। कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है तो वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये ध्यान रखना। आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, हारने के बाद वापस आके अपना नौकरी वापस ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा प्रोविज़न है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही नहीं और भी कर्मचारी वीआरएस ले लेते हैं और वीआरएस के बाद में वापस आके ज्वाइन कर लेते हैं। खुद की संस्था है, कैसे भी करो, बीसी महोदय ज्वाइन करवा देते हैं। तो ऐसे कर्मचारी इस नगर पालिका के वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकते, निगम निकाय में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि केवल वो उसके कर्मचारी ही नहीं, वे लोग भी जो उसके वहाँ से वेतन लेते हैं, जैसे आउटसोर्स किसी गार्डनर को लगा दिया कि आप गार्डन का काम करिए, या किसी को सलाहकार लगा दिया गया विश्वविद्यालय में कि आप यहाँ पर सलाहकार के रूप में इस शिक्षा के क्षेत्र में इन क्षेत्रों पर आप सलाह दीजिए। और अगर वो विश्वविद्यालय से अस्थायी तौर पर भी वेतन ले रहा है तो वो क्या करेगा, चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। रेजिग्नेशन देने के बाद में, परमानेंट रेजिग्नेशन के बाद में वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वो वापस ज्वाइन नहीं कर सकता। इसी कंडीशन के आधार पर क्या किया जाता है, ये योग्यता घोषित की जाती है। इसमें एक और है 14 नंबर की है कि न्यायालय द्वारा अगर किसी आदमी को पागल घोषित कर दिया कि वो पागल है तो वो कैसे ही चुनाव लड़ेगा, वो वहाँ के जाके बड़बड़ाएगा। तो ये इतनी सारी अयोग्यताएं अपन ने देखी हैं दोस्तों, है ना। तो अपन ने इस स्लाइड में क्या क्या देखा, कोई सरकारी कर्मचारी है वो सेवा संबंधी दुराचार अगर कर देता है, और उसके मैंने दुराचार के जो पैटर्न भी मैंने आपको बताया, तो वो नहीं लड़ सकता। पेशेवर व्यवसायी है, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता जो डिबार्ड हो चुका है ना। और नगरपालिका में लाभ के पद किसी भी तरह का, अगर लाभ का पद है उसका, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लाभ के पद में सरकारी कर्मचारी हो नगरपालिका के तहत, या फिर नगरपालिका से वेतन उसको मिल रहा हो, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। धारा 35 में निर्वाचन संबंधी आचरण, निर्वाचन की तिथि, फिक्स तिथि के दौरान पोस्टर लगाना, ध्वनि की बड़े उनका चालन करना, आवश्यकता से ज़्यादा कुछ और गतिविधियां करना, ये सब आचरण के तहत अगर पाया जाता है। इसके अलावा धारा 41 में क्या है, सदस्यों का आचरण है वो भी अच्छा होना चाहिए मेंबर बनने के बाद में। अगर वो दोषी पाया जाता है उसके लिए तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। राजस्थान विधानसभा में चुने जाने के योग्य अगर नहीं है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि भारत की नागरिकता और प्राथमिक और कई चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अपवाद ये है कि 25 वर्ष के बजाय विधानसभा में 25 साल का है और नगरपालिका में 21 वर्ष की योग्यता है, ये अंतर है उसमें, है ना, ध्यान रखना ये आप। सरकारी पद पर आसीन हो केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, या फिर किसी भी सरकार द्वारा वेतन दिए गए आउटसोर्स अधिकारी, आउटसोर्स कर्मचारी या किसी तरह का कंसल्टेंट वगैरह है तो भी नहीं कर सकता। कोई दिवालिया चुनाव नहीं लड़ सकता जो घोषित हो चुका हो, ठीक है। विश्वविद्यालय निगम निकाय में से वेतन लेता हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो या आउटसोर्स जो लगातार संविदा पर लगा हुआ है और वेतन ले रहा है, जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और इसमें विश्वविद्यालय में क्या होता है, विधानसभा के चुनाव में ये वीआरएस लेके चुनाव लड़ने चले जाते हैं, लेकिन वापस आकर चुनाव लड़ सकते हैं, वापस आकर अध्यापन का कार्य विश्वविद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है। लेकिन नगरपालिका में वो इस तरह का नहीं कर सकते। न्यायालय द्वारा उसको पागल घोषित कर दिया गया हो तो भी वो नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखते हैं नगरपालिका में खुद परिवार का सदस्य या पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। मान लो कि नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों के लिए एक टेंडर निकाला गया और टेंडर में वार्ड का सदस्य है वो अपना फर्म चलाता है, क्योंकि कोई भी रोजी रोटी करेगा। अब वो फर्म चलाता है और उसका टेंडर वहाँ हो जाता है 20 लाख रुपए पर मंथ में, कि आपको 20 लाख रुपए पर मंथ में आपको 100 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यहाँ पर अवेल करवाने हैं, तो वो संविदा में आ गया कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसा आदमी या फिर उसका कोई सदस्य या फिर उसका कोई पार्टनर भी
चुनाव नगर पालिका से नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये प्रोविजन है। टेंडर में आ गया, संविदा में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, किसी तरह का इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में हो या नियोजन में हो। नियोजन का मतलब कोई सेवाएं अवेल करवा रहा है या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो चुका हो नगर पालिका और उस आदमी के बीच में, वो आगे आने वाले समय में उसको लाभ पहुंचा सकता है, इसलिए उसको अयोग्य ठहराया गया है। नगर पालिका के विरुद्ध वैतनिक विधि व्यवसायी हो, मान लो कोई वकील है और वकील वो क्या करता है, नगर पालिका में जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उसके लिए एक कंपनी उसको परमानेंट रूप से वेतन देकर क्या करती है, नगर पालिका के विरुद्ध वकील चुन लेती है परमानेंट। उसको सैलरी परमानेंट कहाँ से मिलेगी, कंपनी से, क्योंकि हमेशा वो नगर पालिका के विरुद्ध लड़ेगा और उसको वेतन नगर पालिका के विरुद्ध मिलने वाला है। तो ऐसा भी आदमी नगर पालिका में वार्ड का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं है। दोस्तों, 2 से अधिक संतान हो, 2 से अधिक संतान हो, ये प्रोविजन है 27 नवंबर 1995 के बाद का। 27 नवंबर 1995 से पहले कितने भी संतान हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितनी भी हो, इतनी होती नहीं है, 5-7 भी हो, जो भी है वो मान्य है। लेकिन 27 नवंबर 1995 से लागू किया गया था कि 2 से ज़्यादा संतान वाले को नगर पालिका का किसी तरह का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, नगर पालिका का किसी तरह का बकाया न हो। नगर पालिका क्या करती है, बहुत भांति भांति तरह के टैक्स लेती है। अपना मान लो पट्टा जारी करवा रहा है, उसको कन्वर्जन करवा रहा है, कॉमर्शियल में कन्वर्ट करवा रहा है, कन्वर्ट करवा लिया और उसने अपना कार्य चालू कर दिया, कॉमर्शियल उसका उपभोग चालू कर दिया, लेकिन वो जो टैक्स था वो नगर पालिका को पे नहीं किया और इसके कई बार वापस उसको सूचना करी जा रही है नगर पालिका द्वारा कि आप ये टैक्स जमा करवा दो समय पर, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसी स्थिति में बकाया पाया जाता है तो वो सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता नगर पालिका का। नगर पालिका की संपत्ति का गबन किया हो, नगर पालिका की संपत्ति का गबन कर रहा है, मान लो उसको किसी व्यक्ति को दिया जाता है नगर पालिका की तरफ से धन कि आप ये 20 लाख रुपए लो और 3 महीने अप्रैल मई जून 3 महीने पानी की सप्लाई करो पूरी नगर पालिका में। अब वो क्या करता है, फुर्र हो जाता है, 20 लाख रुपए लिया और फुर्र, हमारे इधर देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं, फुर्र हो गया। अब पीछे से उसने किसी तरह का कोई गबन किया है, वो पानी के टैंकर 5000 लीटर की जगह वो 2000 लीटर लगाकर या किसी तरह से और तरह से 20 लाख रुपए का वो गबन कर लेता है, तो भी वो ऐसा 20 लाख का या कोई साबित किसी तरह का कोई गबन कर संपत्ति का गबन करता हुआ पाया जाता है, तो वो क्या करेगा, नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, 3-4 चीज़ें मैंने इसमें बताई। नगर पालिका में खुद या परिवार का सदस्य, उसका कोई नगर पालिका से कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी तरह का नगर पालिका के साथ में नियोजन में फंसा हो कि हाँ मैं ये सेवाएं नगर पालिका को दूंगा, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका के विरुद्ध कोई वकील हो, कोई कंपनी लगातार लगा दे और उसको सैलरी दे कि आप नगर पालिका के लगातार विरुद्ध वकील के रूप में कार्य करो, तो वो आदमी भी नहीं कर सकता। 2 से अधिक संतानें हों 27 नवंबर 1995 से पहले, उसके बाद 2 से अधिक संतान हो तो भी नहीं लड़ सकता। नगर पालिका का किसी तरह का बकाया, उसका टैक्स कोई पट्टे का या कन्वर्जन का कॉमर्शियल कोई टैक्स अगर बचा है तो वो भी, नगर पालिका की संपत्ति का गबन करा हो, पानी के टैंकर का मैंने बताया उदाहरण 20 लाख रुपए गबन कर गया, तो इस तरह के आदमी क्या क्या नहीं कर सकते, कोई सदस्य चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं है। ऐसे आदमियों को लड़ना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी भी चीज़ है ना, अपवाद। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे आदमी ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा नहीं, मेरे को लगता है बहुत अच्छा से सुधार होने आगे हमारे इसमें सुधार हो रहा है। अपवाद अपन देखें, ग नैतिक अधमता का दोषी मान लो। नैतिक अधमता का मतलब किसी ने छेड़खानी की है तो वो सजा काट के आया है और उसके बाद में जिस तारीख को वो छूटा है उससे 6 साल हो चुके हैं तो वो चुनाव लड़ सकता है। 6 साल हो चुके हैं तो वो चुनाव लड़ सकता है। इससे पे क्वेश्चन भी बनाया मैंने कि कितने वर्ष के बाद वो चुनाव लड़ सकता है।
ठीक है, जुर्माने या प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो गई हो, उस पर जो जुर्माना लगाया या प्रतिबंध लगाया गया है कि इतने दिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते, वो समाप्त हो गई तो भी कर सकता है। निर्वाचन आचरण या सेवा दुराचार के तहत, निर्वाचन आचरण का अपन ने पहले डिस्कस किया था 9 में ना, इससे पहले 9 में अपन ने डिस्कस किया था कि आचरण में, हाँ ये 9 है ना। अब ये बेनिफिट होता है, देखो अपन उसको एक इमेज के रूप में याद करते हैं ना, तो मेरे को पूरा एक्ट याद होता जा रहा है। पहले मेरे को समझ में तो सारा था, लेकिन मेरे को याद होता जा रहा है, ये बेनिफिट होता है अपन को। धारा 35 निर्वाचन आचरण, मतलब निर्वाचन की तारीख के निश्चित तारीख के बीच में वो कोई किसी तरह का पैम्पलेट लगा रहा है, इस तरह का कर रहा है, और वो सदस्यों के प्रतिकूल सदस्य है, फिर भी वो नगर पालिका के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो दुराचार पर प्रतिबंध की अवधि, अब ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो प्रतिबंध लगाया जाता है उस पर 3 साल का, कि आप 3 साल कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 3 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, वो अवधि पूरी होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, है ना। ये आपके अपवाद हैं, और अपवाद देखते हैं अपन। तो दोस्तों ये जो है नैतिक अधमता का दोषी क्या था, उसका 6 वर्ष हो चुके हों तो वो वापस से वोट दे सकता है, जुर्माने की अवधि समाप्त हो गई तो भी वोट दे सकता है, और निर्वाचन आचरण पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो जाए तो भी वोट दे सकता है। अब आगे और भी चीज़ हैं, मान लो संविदा पे है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है नगर पालिका का, और उस पर्टिकुलर आदमी से संबंधित खुद का या फिर उसके किसी सदस्य का या फिर उसके पार्टनर का है, तो उसमें क्या, अगर वो संयुक्त कोई स्टॉक कंपनी है जो अपने शेयर भी जारी करती है, तो वो शेयर धारक है, या फिर कोई बड़ी कंपनी में जाकर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उस कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट नगर पालिका से है, तो भी वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। स्थायी संपत्ति में हिस्सा हो, अगर मान लो नगर पालिका के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें वो अपना पैसा लगाकर नगर पालिका के लिए कार्य कर रहा है, तो भी उसमें स्थायी संपत्ति है। कोई बड़ा गार्डन बनाया जाता है जिसमें एक कमरा किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और वो आदमी वो कमरा बनाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। फिर नगर पालिका द्वारा लोन में हितधारक या डिबेंचर धारक हो, नगर पालिका द्वारा, अगर नगर पालिका को नगर पालिका ने लोन ले रखा है और वो मान लो बजाज फाइनेंस से उसने लोन ले रखा है, या फिर कोई और लोकल फाइनेंस भी है कंपनी जो है, उसमें उसका डिबेंचर है, उसमें उसका डिबेंचर है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, उस पर्पज से है वो। और 2000 से ज़्यादा नहीं की वस्तु किराए पर देता है, मतलब 2000 रुपये से नगर पालिका क्या करेगी, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई वस्तु अगर उससे किराए पर लेता है किसी व्यक्ति से, और वो किराए पे कार्य करती है नगर पालिका, तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। नगर पालिका जो है 5000 से कम किराए पर कोई वस्तु देती है उस व्यक्ति को, मान लो कि वो मच्छर मारने वाली, दवा छिड़कने वाली कोई मशीन है, या फिर इस तरह की कोई और है, घास काटने वाली मशीन है, या कोई भी किसी भी तरह की कोई मशीन है जो वो काम लेता है, या फिर मकान की पुट्टी करने के लिए कोई मशीन लाता है, या मकान में कुछ बनाने के लिए कोई मशीन आता है, वो किराए पे लेता है नगर पालिका से, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। फिर है 27 नवंबर 1995 से पहले 3 संतान है, जिसके 27 नवंबर 1995 से पहले 3 संतान है, तो वो भी क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अब एक स्पष्टीकरण और है इसमें दो, कि एक प्रसव में मान लो एक बार, कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रसव में 3-3, 4-4 संतानें जन्म ले लेती हैं, तो उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर हमने किसी को पुत्र को दत्तक के रूप में दे दिया, किसी के पास भेज दिया कि भाई ये उसका दत्तक पुत्र है, तो भी उसको काउंट किया जाएगा। हमारे 3 हैं तो 3 ही को काउंट किया जाएगा। फिर है, अगर पहली व दूसरे जन्म में, पहला और दूसरा जन्म बच्चे का हो रहा है, उसमें कोई दिव्यांग पैदा होता है,
वो बोल नहीं पाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, असमर्थ है, तो उस माँ बाप को अपनी और एक और जन्म के माध्यम से 2 संतान काउंट कर सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं। इसमें इसको दिव्यांग संतान को काउंट नहीं किया जाएगा और अगले वाले को काउंट किया जाएगा। फिर अब आपकी धारा 25 है मतदान का अधिकार। इसमें क्या है, मत देने का अधिकार किस किस को होगा, निर्वाचक नामावली में जिसका नाम है, लिस्ट में एक बार नाम आ गया वो मत दे सकता है। अब लिस्ट में नाम आने के लिए भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी ही वो उसमें लिस्ट में नाम दिया जाएगा। फिर धारा 14 के अधीन अयोग्य व्यक्ति मत नहीं दे सकता। धारा 14 को याद करो, वहाँ पर अयोग्यताएं हैं, ठीक है, कि नागरिक की क्या क्या अयोग्यताएं होंगी, कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा, या फिर कोई दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, या फिर कोई दंडाधीन अगर ऐसा होगा तो उसकी अयोग्यताएं, ये उन अयोग्यताओं में से अगर कोई सी अयोग्यता है तो वो मत नहीं दे सकता। एक से अधिक वार्डों में मत देने पर सारे मत शून्य समझाएंगे। मान लो वार्ड 10 में भी वोट देता है और वो अपना मकान है उसका 13 में भी, वार्ड 13 में भी, तो 10 और 13 दोनों में अगर वो जाकर वोट दे देता है और पता चल जाता है तो वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। एक और अब आधुनिक ज़माने में तो ये सब बहुत नॉर्मल है ना, बहुत नॉर्मल है ये सब। एक वार्ड में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत होने पर और वोट देने पर सारे मत शून्य माने जाएंगे, सारे मत शून्य माने जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, मतलब एक ही वार्ड में उसने 2 बार अपना नाम रजिस्टर करवा दिया, एक लिस्ट यहाँ हो गई, एक लिस्ट आगे उसमें उसी में आगे भी नाम हो गया, और वो 2 बार वोट भी दे देता है उन लिस्टों के हिसाब से, तो उसके सारे मत शून्य माने जाएंगे। जेल में बंद व्यक्ति है और वो या फिर पुलिस की कस्टडी में है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट नहीं दे सकता है। तो इसके लिए भाषा हमारे संविधान में थोड़ा सा ऐसा किया जाता है कि उसको कहा जाता है कि आप वोट नहीं देंगे, मतलब उसको रोका नहीं गया, भाषा को इस तरह बनाया जाता है कि वो मत नहीं देगा, खुद मत नहीं देगा। तो इस तरह से ये अपनी धारा 24 और 25 है। इसके टू द पॉइंट नोट्स भी मैं बना रहा हूँ अभी, तो आगे से वो मिल जाएंगे, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको कल शाम तक आपको मिल जाएंगे, जो आप प्रिंट भी ले सकते हैं बाद में, या फिर अभी अपनी PDF मोबाइल में देखकर उसको पढ़ भी सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर के MCQ रेडी हो गए हैं, तो हो सकता है वो भी आपको साथ में मिल जाए कल तक। और जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं तो वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप अपनी तैयारी को फोकस कर रखिए, जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी से अगर बेहतर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है और आप अभी अगर सीरियस नहीं हो रहे हैं, पता चल रहा है जनवरी फरवरी में और अच्छे से सीरियस होकर आप टारगेट ले रहे हैं, तो होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अच्छा होने वाला है और इसमें बहुत सीरियस तरह के स्टूडेंट हैं। पिछली वाली भर्ती में 47 वैकेंसी में, पिछली जो 2015 में हुई थी उसमें 47 वैकेंसी में से 30 के आसपास SDM बन गए। तो आप सोच सकते हो कि 2015 वाली एग्ज़ाम में कितना अच्छा कंपटीशन था, SDM बन गए, मतलब वो इतने कैपेबल थे कि वो SDM बन गए। इसका मतलब ये है कि सारे स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आप ज़रूरी नहीं, इस बार सिलेबस थोड़ा सा अलग दिया है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो सभी को बेनिफिट मिल सकता है। आप प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छे से करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर वीडियो में।